हेलो साथियों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेसिकली यदि सच कहें या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम। ठीक है, तो और ये बुक जो है जिसका मैंने कवर फ़ोटो ले रखा है, ये दीपा श्री मैम का है। और जैसा कि आप जानते होंगे दीपा श्री को कई लोग जानते होंगे, जो कि यदि इनके बारे में हम बताएं थोड़ा सा, तो ये डॉक्टर दीपा श्री देख लो, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, श्री राम कॉलेज कॉमर्स में है। और काफ़ी मतलब बीए प्रोग्राम या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बुक बनी है बेसिकली। ठीक है, तो इनकी बुक पे मैं मतलब मेंटेन सिलेबस है पूरा। ठीक है, यदि मैं सिलेबस आपको दिखाऊं मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड का, जो कि आप देख सकते हो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और लास्ट यूनिट 4, टोटल 4 यूनिट हैं। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे आज पहली यूनिट की। और पहली यूनिट में सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे आज कि इंट्रोडक्शन क्या है, आई एस और एल एम मॉडल क्या है। ठीक है, इंट्रो देंगे टोटल। तो आई एस एल एम एनालिसिस, डेरिवेशन ऑफ आई एस एल एम फंक्शन, आई एस एल एम एंड एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट इन द एडी फाइल। देखो सिंपल क्या है सीन, इसमें हम आप क्या क्या बताएंगे। पहली बात तो ये बुक सिर्फ मैं फॉलो नहीं करूँगा, बुक अच्छी है लेकिन विद ड्यू ऑल रेस्पेक्ट बुक तो अच्छी है लेकिन काफ़ी डिटेल में नहीं है, मतलब काफ़ी शॉर्ट में है, तो उसे समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है यदि जो बेसिकली हमारी तरह साइंस से है बैकग्राउंड से, जिसने आर्ट्स नहीं ले रखी है, इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी नहीं है 12th से पहले, तो थोड़ा सा तो होगा, लेकिन पिछले सेमेस्टर में भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। चलो, इसमें देखो सजेस्टेड रीडिंग में आपको ये डॉर्बिस की बुक दे रखी है। ठीक है, चैप्टर 11 है, सेक्शन 11 to 5 एक्सीलरेट। तो हमने ये भी बुक सजेस्टेड रीडिंग में आपको दिखा दें किस किस का मतलब इससे भी हेल्प लेंगे बुक से पढ़ाते समय। और साथ में जो भी आगे लेक्चर्स आएंगे सभी की बात कर रहा हूँ मैं, साथ में आपको डॉर्बिस की भी मैं सजेस्टेड रीडिंग मेरे पास होगी, ये रही। ये मैं भी ये थोड़ा पढ़ रहा था इससे ताकि अच्छा से समझा सकें। तो ये चैप्टर 10 देखो, उसमें 11 दिया, यहाँ चैप्टर 10 है लेकिन 11th एडिशन है, पुराना है थोड़ा। मनी, इंटरेस्ट एंड इनकम, इसमें दिखा दूँ आपको बुक का कवर पेज में। ठीक है, डॉर्बिस जी की ये बुक है, कलर चेंज। ठीक है, डॉर्बोस, स्टैनली और फिशर, यही आपके सजेस्टेड रीडिंग में है। ठीक है, 11th एडिशन है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर देना, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, बाकी एक दो बुक से और हेल्प लेंगे। ठीक है, उनका भी सपोर्ट, थोड़ा कंटेंट को यहाँ से भी अच्छा मिलेगा। जैसे ये बुक है, एक ये है, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी के, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये भी, इससे भी जो कंटेंट अच्छा अच्छा मिलेगा, सबसे पढ़ रखा है मैंने। ठीक है, ये भी आई एस एल एम एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी थोड़ा कंटेंट उठाएंगे और 3-4 ऐसे अच्छी अच्छी बुक और आपकी सोल वाली बुक, ठीक है, सोल की जो पीडीएफ है, इन सब का थोड़ा मिक्स करके कंटेंट को निकालेंगे बढ़िया। और एक तरीके से शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, बेसिकली वापस पहुंचते हैं अपने वहीं पे, कहाँ थे हम, सेमेस्टर 4 ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं आई एस एल एम मॉडल। ठीक है, बेसिकली आई एस एल एम मॉडल सबको जानकारी तो होगी, आई एस एल एम, क्योंकि फर्स्ट यूनिट है और काफ़ी टाइम हो गया है, मैं तो काफ़ी बाद में लेक्चर आने वाला है। ठीक है, तो जानकारी होगी हल्की फुल्की, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल शुरू से शुरुआत करूँगा, जिसको कोई भी जानकारी नहीं तो वो भी आराम से समझ सके। ठीक है, यदि आपको पिछले सेमेस्टर में भी ढंग से नहीं पढ़ा या कोई चीज़ है, तो जो भी बीच में अपने रिलेटेड पॉइंट्स होंगे उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ूँगा। ठीक है, और बात रही बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो भी PYQs हैं, पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको भी थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ISLM मॉडल। ठीक है, पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, कि बैकग्राउंड क्या है ये चीज़, ये जो हुआ लिख दिया है, ये है क्या हकीकत में। तो यदि हम बैकग्राउंड की बात करें तो उससे पहले हम सबसे पहले मार्केट को समझेंगे, मार्केट क्या होता है। ठीक है, मार्केट मार्केट तो काफ़ी यहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है, चाहे कैसी भी जगह, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे ऑफलाइन, ऐसे भीड़ को नहीं कह सकते। बाकी हम यहाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मार्केट को दो भाग में तोड़ते हैं। ठीक है, पहला गुड्स मार्केट, नाम से समझ में आया, गुड नहीं है, गुड्स। ठीक है, गुड्स मार्केट, और दूसरा हमारा मनी मार्केट। ठीक है, कौन सा है, मनी मार्केट। तो हमारे दो मार्केट हैं यहाँ पे, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट।
तो गुड्स मार्केट बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो, ख़रीदा जाए कुछ बेचा जाए, और उसको गुड्स मार्केट कहेंगे। ठीक है, जिसको हम बेसिकली जीडीपी या आउटपुट कुछ भी कह सकते हैं, जीडीपी कह सकते हैं, आउटपुट। आउटपुट को चेक करते हैं गुड्स मार्केट के अंदर। आउटपुट इन द सेंस इनकम, इनकम की बात करते हैं हम गुड्स मार्केट में। ठीक है, किसकी बात करेंगे? इनकम की। मनी मार्केट में हम बात करते हैं मनी की सप्लाई की और डिमांड की। ठीक है, दो चीज़ों की बात करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ MS, और दूसरा डिमांड फॉर मनी, MD। ठीक है, बाद में मैं बताऊँगा इसको ही L कहते हैं मनी डिमांड को, और मनी सप्लाई को ही LM कहते हैं। तो ऐसे LM मॉडल यहाँ से भी होगा, इन्वेस्टमेंट और काफ़ी है, उसको बाद में बताएंगे। अभी इतना समझो, सिर्फ कितना समझना है आपको, अभी फ़िलहाल समझो मार्केट है एक। ठीक है, मार्केट दो होते हैं, एक गुड्स मार्केट और एक मनी मार्केट। गुड्स मार्केट में हम बेसिकली बाद में जो हम देखते हैं वो क्या होता है, एंड रिजल्ट जीडीपी या आउटपुट से कंपेयर करते हैं गुड्स मार्केट को। और मनी मार्केट में हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की, कि मनी की सप्लाई कितनी है। ठीक है, मार्केट में, तो मनी मार्केट का पार्ट है। ऐसे डिमांड फॉर मनी, कि डिमांड कितनी है मनी की मार्केट में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मार्केट के। मार्केट होते हैं दो प्रकार के। अब देखो, जो हमारे, यदि मैं बेसिकली कहूँ तो हमारे जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल बोलते हैं जिनको, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा कि ये दोनों भैया, इनमें आपस में दुश्मनी है, मतलब ये दूसरे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे गुड्स मार्केट मनी मार्केट पे करे या मनी मार्केट गुड्स पे, ये दोनों आपस में डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भैया सब अपना अपना अलग है, मनी मार्केट का अपना घर अलग है। ये ऐसे मान लो, ये दो भैया हैं जो अलग अलग रहते हैं, अपना घर दोनों का अलग अलग बना हुआ है, किसी को घंटा किसी से मतलब नहीं है ना। तो ऐसे मान लो गुड्स मार्केट और एक मनी मार्केट, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा। लेकिन 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 उसके बाद आपने एक फादर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, नाम तो सुना ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले सेमेस्टर में फादर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहले ही सेमेस्टर यूनिट में पढ़ा होगा आपने। तो JM कीन्स, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, यही है ना, हाँ। तो JM कीन्स ने कहा भाई साहब ऐसा नहीं है, डिपेंड तो करता है, मनी मार्केट है वो गुड्स मार्केट पे डिपेंड करता है। ये बात JM कीन्स ने हमें बताई। ठीक है, किसने बताई? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं एडम की बात नहीं कर रहा, एडम स्मिथ की, JM कीन्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो पता है ना, मैक्रो माइक्रो। ठीक है, ठीक है, तो इन भाई साहब ने क्या कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मनी मार्केट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे करता है? तो इसको बड़ी सिंपल सी बात है, समझो कैसे करता है। मनी मार्केट में, मनी मार्केट में यदि मैं ऐसे कहूँ कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया, इंटरेस्ट रेट को, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया, मतलब मान लो, ऐसे मान लो तुम एक आदमी हो जो इन्वेस्टर हो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो। अब आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा। अब पैसा के लिए आप लोन लोगे जाके बैंक में। ठीक है, बैंक में क्या करोगे, जाके लोन लोगे। अब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट मान लो 5 से बढ़ा के 10 कर दिया, 10% क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, या 2x कर दिया, 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। अब आप मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ा दिया गया है, ये मनी मार्केट का सीन है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, पढ़ा होगा ना, इस सेमेस्टर में भी पढ़ोगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जिसको लोन चाहिए, वो लेगा क्या? वो कहेगा यार नहीं यार, अब तो इतना तो हमको बाद में इनका वो ही देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, है ना। तो वो दिक्कत करेगा। तो ये जो लोन लेने वाला इन्वेस्टर है वो नहीं लेगा, सोचेगा यार एक बार पहले फिर से नॉर्मल 5% हो जाए, ठीक है, तब लेंगे, अभी नहीं लेते, इंटरेस्ट रेट इतना है, हाई है, तो नहीं लेगा। जब वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ से पैसा नहीं लेगा, अब जब वो नहीं लेगा, तो यदि हम गुड्स मार्केट में आए, तो यहाँ पे वो जो भी इन्वेस्टर है, यहाँ पे उसकी कंपनी बड़ी नहीं होगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं लोगों को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई इन्वेस्टर है कहीं पैसे लगा रहा है, अपना पैसा किसी बिजनेस में लगा रहा है, वहाँ पे कुछ प्लांट कर रहा है या कोई इंडस्ट्री बना रहा है, तो वहाँ पे लेबर चाहिए, है ना।
लेबर मशीन ये सब कुछ चाहिए। अब जब पैसे ही नहीं है, वो कम लगा ही नहीं रहा कहीं, तो एम्प्लॉयमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, साथ में इनकम इनकम पे भी पड़ेगा। इसकी जो इनकम होगी उस पे भी पड़ेगा, जीडीपी पे या आउटपुट, कुछ भी कह दो, कोई ऐसा मतलब समझो जीडीपी कौन सा आ गया एकदम। तो ऐसा मान लो ये जो इन्वेस्टर है इसकी इनकम कम होगी, भाई सिंपल सी बात है, जब वो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, और जब वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा तो उसकी क्या ही इनकम होगी, और जब कोई इनकम भी नहीं होगी तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी इफेक्ट करेगा। समझ रहे हो? तो जेम कीन्स ने यही बात समझाने की कोशिश की कि भैया मनी मार्केट जो है और तुम्हारा गुड्स मार्केट है, ये भाई डिपेंड तो करते हैं एक दूसरे पे नहीं। इन्होंने वैसे ये कहा कि मनी मार्केट तो गुड्स पे पक्का करता है। तो एक हमारे 1937 में एक और आए हैं जे.आर. हिक्स, ठीक है, जे.आर. हिक्स काफ़ी जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है जेएम भाई साहब, आपने कहा कि मनी मार्केट गुड्स पे डिपेंड करता है, गुड्स मनी पे करता है क्या? गुड्स मार्केट जो है क्या वो मनी पे करता है? इसे समझाओ। इसे समझा नहीं पाया हमारे भाई साहब जेम कीन्स भाई साहब ने। उन्होंने तुम बताओ यार। तो जे.आर. हिक्स ने इसी के लिए एक मॉडल निकाला, इसी चीज़ की या यही कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक मॉडल निकाला जिसका नाम क्या था, ISLM मॉडल। काफ़ी छोटा सा नाम है, नॉर्मल सा नाम है, काफ़ी इसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ राज है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, ISLM मॉडल। फिर से एक बार मैं यही चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ। मार्केट कितने प्रकार के थे? मार्केट को मैंने देखा दो थे, ठीक है। पहला कौन सा था? गुड्स मार्केट, दूसरा मनी मार्केट। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? गुड्स मार्केट में मैंने बताया सिंपल सी बात, आप इनकम की बात करोगे, आउटपुट की, जीडीपी की, कुछ भी कह दो, ठीक है, इन सब की बात करोगे गुड्स में। मनी मार्केट में आप दो की बात करोगे, मनी डिमांड, मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, ठीक है, डिमांड फॉर मनी। इन चीज़ों की बात करोगे आप मनी मार्केट में, गुड्स में, इनकम जीडीपी की। यहाँ मैंने तीन लोगों के नाम लिए, क्लासिक इकोनॉमिक्स। क्लासिक ने क्या कहा, ये दोनों भैया रिश्ता ही नहीं, इनका कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर हमारे भैया आए जेएम कीन्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन भैया ने क्या कहा, तो इन भैया ने कहा भाई करता है, मनी मार्केट है वो गुड्स मार्केट पे डिपेंड करता है। कैसे करता है? कि भाई वही बात, इंटरेस्ट रेट को आप बढ़ाओगे, बैंक में गए, बैंक में आपने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो जो गुड्स मार्केट के लिए बैठा हुआ है इन्वेस्टर है, ठीक है, वो पैसा यहाँ से लेगा नहीं, जब वो वहाँ से पैसा लेगा नहीं तो यहाँ पे लगाएगा नहीं, यहाँ लगाएगा नहीं तो इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, जीडीपी पे पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ेगा, ये भी नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इंटरेस्ट रेट एक तो बहुत डिपेंड करता है। और वही है, मान लो इंटरेस्ट रेट को आपने बहुत कम कर दिया, मान लो 10% से 1% इंटरेस्ट रेट सिर्फ कर दिया, वैसे इतना होता नहीं, 2-3 तो होता है ये नॉर्मल, 5 मान लो 5 होता है, फिर भी मान लो 1% कर दिया। अब क्या होगा, जो नहीं भी एक बार सोच रहे होंगे वो भी जाके पैसा ले लेंगे, लोन ले लेंगे कि 1% तो देना चलेगा, कोई सीन नहीं है। अब क्या होगा, अब वो वहाँ पे बिजनेस में लगाएगा मशीन वगैरह मंगाएगा, कैपिटल, लेबर, ठीक है, सब लगाएगा, लैंड, ठीक है, तो जो भी ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब लेबर वहाँ पे आ गई, तो लेबर क्या है, आई बात समझ में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा वहाँ पे, मशीन है तो मशीन को चलाने के लिए भी तो लेबर का यूज़ होगा ना, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अब उनको भी पैसा देगा, ठीक है, तो इनकम में हिस्सा उनका भी हो गया, साथ में इसकी भी प्रॉफिट तो इसका भी होगा ना। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसे ही चला रहा है उसका खुद का प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो जो इन्वेस्टर है, मान लो ये इन्वेस्टर है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टर है, लेबर को भी पैसा देगा, खुद भी कमाएगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसको यहीं बाई और सेल करके, ठीक है, इनकम भी इसकी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो देश की जीडीपी को तुम समझ ही रहे हो, फिर पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आए हो जीडीपी, है ना, बहुत ज़्यादा पढ़े हो पता है, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो इतनी बात समझ में। उसके बाद हमारे क्या नाम था, HRX था ना, JRX, सॉरी, JRX, ठीक है, JRX। इन्होंने सिर्फ वैसे इन्होंने अकेले नहीं, एक हांसन भाई साहब और थे, प्रॉपर नाम मुझे ध्यान नहीं है लेकिन इतना नाम याद है उनका, हांसन नाम था, ठीक है। तो एक और थे इसी में क्लासिक इकोनॉमिस्ट थे, हांसन भाई साहब। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, इसको नाम दिया था ये ISLM मॉडल, ठीक है। और फिर इसी को काफ़ी डिटेल में समझाया है,
किस तरीके से समझाया कि हाँ कैसे इंटरेस्ट रेट है, एम्प्लॉयमेंट है, ये गुड्स मार्केट को मनी मार्केट और मनी मार्केट से गुड्स मार्केट दोनों को एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये बात होती है इसमें। इतनी समझ में आई कि नहीं आई? मम्मी कसम आ गई ना? आ जानी चाहिए यार। ऐसा कुछ अभी तो हलवा बताया नहीं, ये सब हलवा हलवा है, मतलब कुछ ऐसा हवा वाला सामान तो बताया नहीं अभी। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पहली यूनिट है आपकी, जिसका पहला ही पार्ट है, अभी एनालिसिस पे पहुंची नहीं है, बस अभी इंट्रो दे रहे हैं इसका। ठीक है, इंट्रो दे रहे हैं। बाकी इतनी बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बातें और बताते हैं। चलो, अब आपको कहोगे कहाँ से पढ़ाया है ये, तो थोड़ा बहुत बुक्स में दिखा दूंगा कहाँ पे क्या लिखा है। देखो अभी जो डॉबर्स वाली बुक है उसमें, अच्छा उसको बाद में बताऊंगा, यूज़ बता देता हूँ पहले। यूज़ क्या है इसका? पहले तो जब से बना है तब से 75 साल से लगातार इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, जब से बना है उससे लगभग 75 से ज़्यादा ही हो गई होंगी। तो तब से एक तो ये यूज़ हो रहा है काफ़ी ढंग के, ज़्यादा ही हो गई 75 तो नहीं। ठीक है, तो इसका यूज़ काफ़ी अच्छा हो रहा है। किस चीज़ के लिए हो रहा है? कि कैसे फिस्कल पॉलिसी, अभी ये नहीं पता है तो इतना दिल पे मत लो, वैसे पता होना चाहिए लेकिन फिर भी ठीक है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को, इनकम को, कुछ भी लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट लिख दो, इनकम लिख दो, जीडीपी लिख दो, ठीक है, सब अपनी बात है, सब अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इनको कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे आउटपुट इनकम को अफेक्ट करती है, जिससे मार्केट्स में भी अंतर पड़ता है। तो इन सबको बैलेंस करना, इन चीज़ों को समझना, तो इन सब के लिए ISLM मॉडल आया है। ठीक है, यही बात मैं आपको एक आध बुक में दिखाता हूँ। कौन सी वाली बुक में लिखा था, लेके चलते हैं आपको बुक के पास। अरे यार पेज ही पलट दिए सारे। पहुँचते हैं, चलो 12 मतलब ऊपर आ गया। या मैंने पहले हाईलाइट कर दिया था ताकि आसानी से मिल जाए। तो देखो इसमें लिखा भी है, अच्छा देखो इसमें लिखा है ISLM मॉडल कंटिन्यूज टू यूज 75 ईयर्स आफ्टर इट वाज इंट्रोड्यूस। ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के बाद 75 ईयर्स से लगातार यूज़ किया जा रहा है आज भी इसको टुडे। ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ सिंपल एप्रोप्रिएट, पहले इसको हटा दो, रफ कर दो नीचे वाले को। ठीक है, ओके। तो क्या है, देखो ये लिखा है यूज टुडे, आज भी यूज़ किया जा रहा है 75 ईयर से। इट प्रोवाइड्स सिंपल एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी ऑन द डिमांड फॉर आउटपुट ऑन इंटरेस्ट रेट। देखो ये तो भूलना ही नहीं है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अभी जो ग्राफ IS कर पढ़ोगे, नीचे LM कर पढ़ोगे, इंटरेस्ट रेट तो आना ही है। इंटरेस्ट रेट देखो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट तो समझ ही गए होगे, बैंक में इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ब्याज बढ़ा दिया तो क्या करता है इंसान, लोन कम लेता है ना, सिंपल सी बात है। तो वही बात है, तो इन्वेस्ट भी इंसान कम करेगा। ऐसे कई बार फिजिकल पॉलिसी का काम क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी भी यही करता है, किसी किसी चीज़ पे इंटरेस्ट रेट देता है या फिर वो टैक्स बढ़ा देता है या कम कर देता है, तो अफेक्ट उससे भी पड़ेगा। एक बात बताओ, फिजिकल पॉलिसी में कोई भी इन्वेस्टर है, उसने पैसे लिए, ठीक है, अब टैक्स बढ़ा दिया, कोई भी सामान खरीद रहा है, वो कैपिटल खरीद रहा है, उस पर टैक्स बढ़ा दिया, या उस जो भी अर्न कर रहा है 2 लाख है उसके, तो उस पर कह दिया कि नहीं 75% टैक्स है तुम्हारा उस पर, तो भी तो दिक्कत है ना। तो ये भी डिपेंड करेगा। तो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं, और वो बैंक की, जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यदि मैं बोलूँ तो अपनी सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ऐसे बैंक वो मॉनेटरी पॉलिसी संभालती हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट को कम करना, ज़्यादा करना, करते क्यों है इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करते क्यों? तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन को बचाने के लिए, इन्फ्लेशन मतलब ना हो, सॉरी, इन्फ्लेशन बैलेंस रहे पैसा, ठीक है। पैसा छापना तुमको पता है, कोई दिक्कत वो नहीं है कि पैसा छाप दोगे तो देश में अमीरी हो जाएगी, नहीं, सिंपल आपको पता है क्या होगा, ज़्यादा नोट छाप दोगे तो। सिंपल सी बात है, आम एक है और पहले 1 रुपये में मिल रहा था, ठीक है, अब क्या हुआ, पैसे और छाप दिए, आम तो एक ही है ना। अब 5 रुपये का कोई मांगेगा, कोई का मुझ पे 10 रुपये, 10 का दो, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया ना, महंगाई बढ़ गई ना। इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई बढ़ गई ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही है ना भाई। तो छापना तो कोई वो है ही नहीं, जैसे वेनेजुला ने किया था, है ना, बर्गर भी मिलता है हज़ारों में, तो वही सब समझ रहे हो ना।
तो इन सब के लिए फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। वैसे उसके बारे में अभी हम बात नहीं करनी हमें, ठीक है। अभी मेरा जो टॉपिक है ISLM मॉडल है, इसको समझते हैं। और समझने के साथ अभी तो इंट्रो चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन में बता दिया मैंने एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑन द डिमांड फॉर आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट टू कीप द चैप्टर फ्रॉम बिकम टू लॉन्ग वी रिजर्व पॉलिसी एप्लीकेशन। चलो ये आगे की बात है, अभी की नहीं है, ठीक है। इसमें नाम भी यदि कोई स्पेलिंग उधर गलत लिखी हो तो यहाँ लिखिए, देखो JR हिक्स, मिस्टर किन्स और क्लास एक्सट्रा इंटरप्रिटेशन एटसेट्रा जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला। नीचे तो इसमें IS कर दिया है जो कि अभी नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें ये ग्राफ देख लो, कहाँ ये अच्छा ग्राफ है। ये तुमको एक तरह से पूरे चैप्टर का कैसे कहें बेसिक मॉडल मान लो इसको, बेसिक मॉडल, एक बेसिक मॉडल है। ISLM को समझाने की कोशिश की उसने, ठीक है। ISLM को तो वही कह रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे फिस्कल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो या बैंक की कोई पॉलिसी हो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। तो बॉन्ड समझते हो ना, या बॉन्ड जो गवर्नमेंट होता है इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा करने के लिए, कि इंसान के हाथ में पैसा रहे कम रहे, उसके लिए बॉन्ड को खरीदता बेचता है। अरे समझ जाओ यार, ऐसे मान लो बैंक ही है, ठीक है। इसको अभी नहीं समझाएंगे, कभी फिर समझाएंगे, वरना ये पिछले सेमेस्टर की बात है, ठीक है। मनी मार्केट है, इसमें डिमांड सप्लाई का मतलब मनी से है, डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई फॉर मनी या सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। तो वही कह रहा है असेट मार्केट है, एक गुड मार्केट है, दो मार्केट असेट मार्केट या मनी मार्केट मान लो, ठीक है। दो मार्केट है, इंटरेस्ट रेट पे दोनों देखो डिपेंड करते हैं। इंटरेस्ट रेट यदि इधर से सप्लाई कोई लेना चाहे भाई, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, वही चीज़ समझा रहा है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड होगी मनी की कि नहीं होगी, इनकम पे कैसे अफेक्ट करेगी, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आएगी भी ढंग से नहीं, क्योंकि आपने ISLM मॉडल अभी पढ़ा नहीं है। जब ISLM मॉडल पढ़ लोगे तो ये भी बहुत सिंपल सा हलवा लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, क्योंकि और कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। ये वाला ग्राफ आपका दीपाश्री की बुक जो है, मैम दीपाश्री मैम की, उसमें भी है। और जो मैंने दूसरी एक और बुक दिखाई थी किसी और यूनिवर्सिटी के, लॉयल पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी ये ग्राफ, ठीक है। ये कौन सी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो भी है, क्या करना अपने से मतलब रखो, ठीक है। इन सबको कंपाइल करके मैंने आपको अभी सिर्फ इंट्रो दिया है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ISLM मॉडल का। तो आई होप क्लियर तो हो ही गया होगा, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। सिंपल सा, पहले मैंने बताया मार्केट दो होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि कैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, फिर हमारे JM कीन्स फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हमारे क्या बोलते हैं JR हिक्स और क्या होते हैं हानसन भाई साहब, ठीक है। इन्होंने फिर ISLM मॉडल को उसी को डिपेंड करता है कि नहीं करता है इसके लिए बताया। एक चीज़ चलो यहीं बता दे रहा हूँ, IS और LM दो वर्ड होते हैं, वर्ड का मतलब तो बता ही सकता हूँ, ठीक है। I से मतलब है इन्वेस्टमेंट, और S का मतलब है सेविंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग। अब IS मॉडल क्या कहता है, जहाँ I इक्वल टू S हो, बोले तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग हो। देखो इसी को जो लॉयल वाली जो कौन सी वो यूनिवर्सिटी थी दूसरी, उसकी बुक में उन्होंने एक तरह से और समझाया है, इन्वेस्टमेंट को हम कह सकते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन, और S को हम कह सकते हैं लीकेज। कैसे? गुड्स मार्केट है या मनी मार्केट मान लो, या कोई भी मार्केट मान लो, सिंपल सा है, रुको, मार्केट है, ठीक है। मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जो इंटरेस्ट रेट इन सब पे फ़र्क नहीं पड़ता, इनकम पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई। अब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से, पहले से तो है नहीं, वो बाहर से आ रहा है ना पैसा, समझ रहे हो, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। सप्लाई ऑफ मनी, इतनी सप्लाई चल रही है या इतना मनी मार्केट में पैसा है टोटल। अब इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो पैसे अलग कहीं और से लेके आ रहा है, वो मार्केट में है नहीं पहले से, तो वो क्या कर रहा है, पैसे को इंजेक्ट कर रहा है। इंजेक्शन समझ रहे हो ना, जैसे इंजेक्शन लगता है ना बॉडी में, तो कोई चीज़ डाली जा रही है ना, तो ऐसे मार्केट में या बिजनेस में वो क्या कर रहा है, पैसे को डाल रहा है, इंजेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? और सेविंग, मान लो कोई सेविंग करता है, सेविंग करता है, जो भी पैसा मार्केट में वो रख रहा है। सेविंग काफ़ी वजह से होती है, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है ना, 4-5 प्रकार थे ना सेविंग के, क्यों करता है इंसान। एक तो बूढ़े लोग ज़्यादा सेविंग्स करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ अपने शादी के लिए, फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए लोग करते हैं सेविंग्स, कंजप्शंस, ये सब पढ़ा था ना, तभी सेविंग पढ़ा हुआ। तो वही कह रहा है, सेविंग जो कर लेता है, जैसे तुम लोग PG में रहते हैं काफ़ी बच्चे, तो घर से जैसे आए 2,000 रुपये आए, 1,500 खर्च किए, 500 रख लिए, है ना। कोई होते हैं 3,000 भी उड़ा देते हैं दोस्त से मांग मांग के,
तो वही चीज़ है, सेविंग को थोड़ा सा बचाते हैं अपने लिए जो इंसान बचाता है, कि हमारी पॉकेट मनी 5,000 की है तो 5,000 में 1,000 रुपये हम बचाएंगे ताकि आगे काम दें जब घर वालों से ना मांग सके, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वही ठीक है सेविंग। तो वही सेविंग जो ये आपने की है भाई साहब सेविंग्स, तो एक तरह से मार्केट में लीकेज है ना, पैसे की कमी हो गई ना। आपने वो पैसा बचा लिया है, वो कहीं गया ही नहीं है। तो वही कहना चाहता है आईएएस मॉडल के, इन्वेस्टमेंट और लीकेज, सॉरी सेविंग, या कह दो इंजेक्शन और लीकेज, ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, कि जितना पैसा इंजेक्ट किया गया है और जितना पैसा लीकेज जो निकल गया है, लीक हो गया, जैसे टंकी होती है ना पानी की टंकी, तो लीकेज हो जाता है तो पानी निकल जाता है। ऐसे ये पैसे का मतलब यहाँ नोट पड़े हैं, ठीक है, पैसे की टंकी है और यहाँ लीकेज हो गया है, और इधर से इंजेक्शन लगा के हमने और पैसे डाल दिए। अब जितना ये इंजेक्ट किया गया पैसा है और जितना ये लीकेज किया गया है, ये इक्वल हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम कहलाया जाएगा, या आईएएस मॉडल कहलाया जाएगा। ये इक्विलिब्रियम को शो करता है आईएएस मॉडल, यहाँ लीकेज और इसको, ठीक है, इंजेक्शन इक्वल टू लीकेज कह दो, या इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग कह दो, ठीक है। ये बात कौन सी बुक है दिखा दूँ एक बार, आप लोग मानोगे नहीं, कहोगे कहीं से पढ़ लिया होगा। रुको दिखाता हूँ, कहाँ ये कौन सी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी, जो भी हमें क्या अपने काम से काम रखें। कहाँ लिखा था इसमें, हाँ ये रहा। आईएएस फंक्शन दस वर्ल्ड फर्स्ट स्टैंड फॉर इंजेक्शन और दूसरे का मतलब लीकेज। वही कह रहा है इक्वालिटी ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेज। फिर से देखो एक बार, काफ़ी मेहनत की है मैंने, हल्के में मत लेना। हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है आईएएस को समझने, आई स्टैंड फॉर इंजेक्शन और एस फॉर लीकेज, और इन्हीं की इक्वालिटी को ये समझाता है आईएएस, ठीक है। नीचे वही लिखा है देखो, इंजेक्शन इक्वल टू लीकेज, ऐसे एलएम होता है। एल फॉर लिक्विडिटी बोलते हैं, या फिर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, डिमांड फॉर मनी, क्या लिख रहा हूँ, डिमांड, मनी डिमांड सीधा लिख देता हूँ, एम और नीचे डी, ठीक है। एम होता है मनी सप्लाई, कि मनी की सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है मार्केट में, सप्लाई ज़्यादा तो नहीं हो गई, कहीं डिमांड कम तो नहीं हो गई, इन सबको इक्विलिब्रियम करने के लिए ही एलएम मॉडल है, ठीक है। तो देखो लिखा है एल फॉर डिमांड फॉर मनी और एम फॉर सप्लाई ऑफ मनी, या ऐसे लिख सकते हैं मनी डिमांड या मनी सप्लाई, ठीक है। तो इसमें लिखा भी होगा आई एस एल एम देन स्टैंड फॉर समिट, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा इन्होंने, वही ये समझ जाओ। एल सिंबलाइज लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब कि मनी की बोलते हैं डिमांड, ठीक है, कि डिमांड कितनी है मनी की, सच दैट डिमांड फॉर मनी। एंड एम सिंबलाइज मनी सप्लाई, एल एम सिंबलाइज इक्वलिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ इक्वलिटी की बात कर रहा है, देखो इक्वल का मार्क लगा, यहाँ पे भी लगा, आई एस में भी और एल एम में भी। तो इतना समझ में आ गया आई एस क्या है, एल एम क्या है, नाम तो समझ में आ गया ना, मॉडल में इतना समझ में आ गया, इक्वलिटी की बात की गई है दोनों में, किसकी बात की गई है, इक्वलिटी की। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी हो जाएगा भाई, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी लगभग ठीक है। जल्दी से एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज़ तो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये देख लिया ना, 2-3 बुक्स को कर रहा हूँ मैं अभी फॉलो, आगे भी करूँगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो आई एस एल एम समझ गए, आई एस और एक एल एम, आई फॉर, अब जल्दी जल्दी बोलो क्या है, इन्वेस्टमेंट, दूसरा नाम क्या था, इंजेक्शन, ठीक है। एस फॉर सेविंग, दूसरा नाम क्या था, लीकेज, ठीक है, सॉरी लीकेज, ठीक है। एल फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस या फिर मनी डिमांड, और एम फॉर सप्लाई फॉर मनी या फिर मनी सप्लाई, ठीक है। इनकी इक्वलिटी को, यहाँ पे इनकी इक्वलिटी को, बात एक ही, इंजेक्शन और समझा दिया ना, जैसे टंकी है, पैसे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे लीकेज हो गया है, ये फट गया है, यहाँ से पैसे निकल गए, तो ये लीकेज मतलब सेविंग, ठीक है। इधर से इंजेक्ट कर दिया मतलब इन्वेस्ट कर दिया इसमें पैसा बाहर से ला के, ठीक है। तो इनकी इक्वलिटी को समझाए तो आईएएस मॉडल हो गया आपको, इनकी इक्वलिटी की बात करें तो एलएम मॉडल हो गया, ठीक है। अब कर्व कल समझाएंगे, आईएएस कर्व, डेरिवेशन वगैरह एटसेट्रा, एक एक करके करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी बड़ी वीडियो देखी हमारी और हमें झेला, ठीक है। चलते हैं फिर, मिलते हैं, कितना टाइम हो गया, 4:34 AM, देख रहे हो रात में बना रहा हूँ तुम्हारे लिए वीडियो, शर्म करो, पढ़ लो, बाय।